हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एग्रोनॉमी और एंटोमोलॉजी के कुछ बेसिक टर्म्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है करंट फेलोज। दिस रिप्रेजेंट द क्रॉप्ड एरिया विच इज केप्ट फेलो ड्यूरिंग द करंट ईयर। वो क्रॉप्ड एरिया जो करंट ईयर करंट सीजन में उसको फार्मर ने किसी भी रीजन से खाली रखा है, उसमें किसी क्रॉप की सोइंग नहीं की, उसको हम करंट फेलो बोलते हैं। फेलो वो लैंड होती है जो खाली रखी जाती है, जिसमें किसान सोइंग नहीं करता। उसके बाद है नेट एरिया सोन। दिस रिप्रेजेंट टोटल एरिया सोन विद क्रॉप्स। एरिया सोन मोर देन वंस इन ए ईयर इज काउंटेड ओनली वंस। नेट एरिया सोन क्या होता है? जो फार्मर ने सोइंग की है टोटल एरिया में, उसको हम नेट एरिया सोन बोलते हैं, और उसको एक ही बार काउंट किया जाएगा। जैसे अगर पूरे ईयर में उस रबी और खरीफ दो सीजन है, उसके पास 10 एकड़ एरिया है फार्मर के पास। खरीफ में उसने 10 एकड़ में सोइंग की, और उसने रबी में भी 10 एकड़ में सोइंग की, और उसके तो इसका नेट एरिया सोन कितना हुआ है? इसका 10 एकड़ ही रहेगा, इसको हम एक ही बार काउंट करेंगे। तो ये क्या है? नट सोन एरिया। और उसके बाद है ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। दिस रिप्रेजेंट द टोटल एरिया सोन वंस और मोर देन वंस इन ए पर्टिकुलर ईयर। द एरिया इज काउंटेड एज मेनी टाइम्स एज देयर एरिया सोइंग्स इन ए ईयर, आल्सो नोन एज टोटल क्रॉप्ड एरिया और टोटल एरिया सोन। अब ग्रोस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? जैसे फार्मर ने खरीफ में 10 एकड़ में सोइंग की, और रबी में 10 एकड़ में सोइंग की, इसमें हम दोनों एरिया को टोटल करेंगे, कितना हो गया? उसके पास था 10 एकड़, लेकिन टोटल कितना बन गया? ये 20। खरीफ और रबी दोनों को मिला के कितना हो गया? 20 एकड़। तो ये हो गया ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। नेट एरिया सोन एक ही बार काउंट होगा ईयर में, और ग्रोस क्रॉप्ड एरिया जितनी बार वो सोइंग करेगा उतनी बार होगा। जैसे रबी और खरीफ में अगर एक हमारे पास छोटा सीजन और होता है जायद, अगर जायद सीजन में भी उसने सोइंग की है 3-4 एकड़ एरिया में, और बाकी अगर खाली भी रखा है, तो वो उसका टोटल हो जाएगा। जैसे 20 और 4 एकड़ में और की, तो 24 एकड़ उसके पास ग्रोस क्रॉप्ड एरिया हो गया। उसके बाद देखते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ये इट इज द रेशियो ऑफ नेट एरिया सोन टू द ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ये परसेंटेज है क्रॉपिंग इंटेंसिटी की। नेट सोन एरिया कितना है और ग्रोस क्रॉप्ड एरिया कितना है, इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ जाएगी। उसके बाद कुछ ये कंफ्यूजिंग टर्म है, जैसे ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग क्या होती है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स वेयर एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 75 mm। जिस एरिया में एनुअल रेनफॉल अगर 750 mm से कम है, और वहाँ क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता है, तो वो ड्राई फार्मिंग होगी। फिर है ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होगी? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स वेयर एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 75 mm बट लेस देन 1150 mm। ये ड्राई लैंड फार्मिंग क्या हुई? जहाँ ऐसी जगह क्रॉप्स की सोइंग करना जहाँ 750 mm से ज्यादा है बारिश, लेकिन 1150 mm से कम है। इसके बीच में जिस एरिया में बारिश होती है, वहां जो फार्मिंग होती है, उसको ड्राई लैंड फार्मिंग बोलते हैं। उसके बाद है रेन फेड फार्मिंग। रेन फेड फार्मिंग है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स वेयर एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 1150 mm। जहाँ 1150 mm से ज्यादा बारिश होती है, उस एरिया में जो कल्टीवेशन किया जाएगा क्रॉप्स का, वहाँ वो रेन फेड फार्मिंग होगी। ये एंटायरली रेन पे डिपेंड होगी। उसके बाद है हार्वेस्ट इंडेक्स। इट इज द रेशियो ऑफ बायोलॉजिकल यील्ड टू द इकोनॉमिक यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये बायोलॉजिकल यील्ड क्या होती है? बायोलॉजिकल यील्ड क्या होता है? टोटल ड्राई मैटर जो भी क्रॉप ने प्रोड्यूस किया, वो बायोलॉजिकल यील्ड होती है। टोटल ड्राई मैटर मतलब ग्रेन्स और स्ट्रा को मिला के हम बायोलॉजिकल यील्ड बोलते हैं। और फिर इकोनॉमिक यील्ड क्या हुई? वो फ्रैक्शन बायोलॉजिकल यील्ड का, या वो पार्ट जो फार्मर्स के लिए यूजफुल है। जैसे ग्रेन ग्रेन फार्मर के लिए यूजफुल है, तो ये क्या हो गया? हार्वेस्ट इंडेक्स होगा इसका रेशियो। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कुछ एंटोमोलॉजी की टर्म्स हैं, जैसे डैमेज बाउंड्री। लोएस्ट लेवल ऑफ इंजरी दैट कैन बी मेजर्ड एंड इट ओकर्स बिफोर इकोनॉमिक लॉस। जो क्रॉप में इकोनॉमिक लॉस होता है किसी इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज की वजह से, उसमें जो लोवेस्ट लेवल है इंजरी का, वो जो मेजर किया जा सके, उसको हम डैमेज बाउंड्री बोलते हैं। डैमेज बाउंड्री लोवेस्ट लेवल है इंजरी का। फिर है इकोनॉमिक थ्रेश होल्ड लेवल, जिसको ईटीएल बोलते हैं। द पेस्ट डेंसिटी वेयर कंट्रोल मेजर्स शुड अप्लाइड टू प्रिवेंट इंक्रीजिंग पेस्ट पॉपुलेशन फ्रॉम रीचिंग इकोनॉमिक इंजरी लेवल।
ये पेस्ट की वो डेंसिटी जहाँ पे हमें कंट्रोल मेजर अप्लाई कर देने चाहिए ताकि क्रॉप में इकोनॉमिक लॉस ना हो। ये वो पेस्ट की डेंसिटी या पॉपुलेशन है जहाँ से कंट्रोल मेजर स्टार्ट कर देने चाहिए। उसके बाद है इकोनॉमिक इंजरी लेवल। ये है द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दैट विल कॉज इकोनॉमिक डैमेज। ये यहाँ पे अगर पॉपुलेशन पहुंच जाती है, लोवेस्ट पॉपुलेशन है कि ये इकोनॉमिक डैमेज करेगी। ठीक है, लोवेस्ट पॉपुलेशन है ये इंसेक्ट या पेस्ट की। अब इंसेक्ट क्या होता है? इंसेक्ट एन ऑर्गेनिज्म whose body is divided into head, abdomen and thorax and also having two pair of wings as well as three pair of legs. इंसेक्ट में भी हार्मफुल और बेनिफिशियल, इंसेक्ट दोनों हो सकते हैं, जैसे हार्मफुल और बेनिफिशियल। हार्मफुल इंसेक्ट्स तो क्रॉप्स के इकोनॉमिक लॉस करते हैं, जैसे पिंक बोलवर्म कॉटन में हो गया, थ्रिप्स हो गए, एफिड हो गए। और बेनिफिशियल इंसेक्ट कौन से हैं? बेनिफिशियल इंसेक्ट हो गए सिल्कवॉर्म, हनी बी, ये हमारे पास बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं। फिर है पेस्ट, एनी ऑर्गेनिज्म और एनिमल विच कॉज इकोनॉमिक डैमेज टू क्रॉप्स। अब ये भी इकोनॉमिक डैमेज करता है क्रॉप्स को और इंसेक्ट भी, लेकिन इसमें जो टेक्निकल डिफरेंस है वो यही है कि जो इंसेक्ट की बॉडी है वो हेड, एब्डोमेन एंड थोरेक्स में डिवाइडेड होती है। उसके दो पेयर ऑफ विंग्स होते हैं और थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो पेस्ट है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल हो सकता है। वो ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप को इकोनॉमिक डैमेज हो किसी भी चीज़ की वजह से, और इंसेक्ट के अलावा वो पेस्ट होगा। तो इंसेक्ट जो है वो पेस्ट हो सकता है, लेकिन पेस्ट कभी भी इंसेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, और बेसिक टर्म्स के आगे एक और लेक्चर तैयार करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।